बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग 100% देकर अपना तैयारी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका अब बहुत कम समय बच गया आपका एग्जाम का जी। तो अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए जी, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का समय कम बचा है, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना होगा जी। तो मेरे स्कूलों आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकंड आपका चल रहा था जी, जो मेरे स्कूलों मैं आपका 2 क्लास ले चुका हूँ जी। ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकंड का आपका ये लास्ट क्लास है जी। आज की क्लास में हम क्या कर देंगे जी, बायोलॉजी के सेकंड नंबर चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे जी। बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा जी। मात्र हमें एक टॉपिक के पर चर्चा करना है, इस टॉपिक का नाम है जी फेफड़ा। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। बस एक ही टॉपिक को पढ़ाना है जी, और बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे कि फेफड़ा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे आपसे एग्जाम में, आपसे 100% बन पाए। कोई भी दिक्कत आपको ना हो प्रश्न को बनाने में, प्रश्न को उत्तर को देने में। तो आप सीधा तरीके से ध्यान से क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा जी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा जी। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि हम क्या क्या बात बोल रहा हूँ, क्या क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आप सिर्फ सीखने पर ध्यान दीजिएगा। तो आज के हम ये बेहतर क्लास को शुरू करते हैं जी। हमारा आज की क्लास में मात्र हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो आपको बता दिए फेफड़ा जी। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी। आप लोग या सभी लोग, हम सभी लोग सांस नाक से भी लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं। तो कहिएगा बिल्कुल लेते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि सांस लेना सबसे अच्छा किसको माना जाता है, बताइए। तो सबसे अच्छा अगर सांस लेने में किसको माना जाता है जी, तो नाक को, क्योंकि नासिका श्वसन के लिए बनाया गया है। सांस लेना सबसे अच्छा हमारे लिए क्या होता है जी, नाक होता है, मतलब नासिका होता है जी। इतना बात आप समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। अब आगे समझिए, ये हमारा नासिका है जी। तो इससे हम क्या करेंगे जी, मेरे सुकूनों श्वसन करते हैं जी, मतलब हम सांस लेते हैं जी। तो मेरे सुकूनों जब हम हमारे शरीर में क्या होता है जी, जब हमारा शरीर श्वसन क्रिया करता है तो हमारे शरीर में क्या जाता है जी, तो कहेगा ऑक्सीजन जाता है, कहता है ना O2 जी। तो कहेगा बिल्कुल। तो बताइए क्या हमारे लिए, क्या श्वसन क्रिया करने के लिए हमें समय निकालना पड़ता है जी? नहीं, ये शरीर अपने आप श्वसन क्रिया करते रहता है जी। जो हम सभी लोग का जो शरीर है, ये श्वसन क्रिया खुद करते रहता है। तो श्वसन क्रिया हमारा शरीर क्या करता है, मेरे इसको करते रहता है जी। तो हमारे शरीर के अंदर क्या जाता है जी, तो कहेगा ऑक्सीजन जाता है। हमारे शरीर को क्या मिलता है इससे जी, तो कहेगा ऑक्सीजन मिलता है श्वसन क्रिया से। अब हम अंदर आपको मतलब डिप्थ में आप समझ मेरे सुनो, आपको हम और अच्छे तरीका से डिप्थ में आपको समझाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या किया जी, हम मेरे सुनो श्वसन किए जी। तो हमारे शरीर के अंदर वायु, मेरे सुनो वातावरण से या बोल सकते हैं वायु से हम सांस लिए जी, ठीक है। या बोलिए मेरे सुनो कि हम श्वसन करें जी, ठीक है, श्वसन करें जी। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, श्वसन करें। तो जब हम श्वसन करते हैं तो हम तो श्वसन किए तो हमारे शरीर के अंदर क्या जाएगा जी, तो कहेगा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगा। तो जैसे ही हम सांस लिए, जैसे हम श्वसन किए, तो ऑक्सीजन हमारा नाक से होते हुए कहाँ गया जी, कंठ द्वार में गया जी। अब पोषण चैप्टर में मेरे स्कूलों आपको हम पढ़ाए थे ग्रसनी। ग्रसनी अगर टॉपिक जो समझा होगा, वही टॉपिक जो समझा होगा वो टॉपिक को, ग्रसनी टॉपिक को, उसी को फेफड़ा समझ में आने वाला है जी। फेफड़ा जो हमारा टॉपिक है आज का, फेफड़ा आपको समझ में आने वाला है जी। अगर पिछले चैप्टर में आप ग्रसनी टॉपिक को नहीं पढ़े तो आपको समझ में आने वाला नहीं है जी। हम आपको बताए थे कि जो हमारा ग्रास नली है, ये हमारा दो सॉरी हमारा जो ग्रसनी है ये दो भाग में बढ़ जाता है जी।
जो पहला कहते हैं निगल द्वार, दूसरा कहते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार हमारा हमारा ग्रास नली से जुड़ा होता है, और जो हमारा कंठ द्वार होता है ये श्वास नली से जुड़ा होता है जी। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए जी। हम पिछले क्लास में आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे जी। तो हम जैसे ही श्वसन करते हैं तो हमारे शरीर में, मेरे बात को ध्यान समझिए, जैसे हम श्वसन करेंगे, ठीक है ठीक है, तो हमारा नाक से मतलब नासिका से होते हुए ऑक्सीजन हमारा कहाँ है? कंठ द्वार में है। कंठ द्वार हमारा किससे कनेक्टेड है जी? तो कहेगा श्वास नली से या ट्रेकिया से जी। समझ रहे? तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ है जी? तो कहेगा श्वास नली में है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, 100% समझ में आएगा जी, 100% समझ में आएगा जी। मात्र मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, हम सिद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, 100% आपको समझा कर हम पढ़ाएंगे जी। हम श्वसन करते हैं जी। तो श्वसन किए मेरे स्कूल, तो हमारा नाक से ऑक्सीजन होते हुए हमारा कंठ द्वार में है जी। कंठ द्वार हमारा श्वास नली से कनेक्टेड है जी। तो फिर हमारा ऑक्सीजन कहाँ है जी? श्वास नली में है। फिर श्वास नली क्या हुआ मेरे स्कूल, हमारा आगे चलकर 2 भागों में बट गया जी। कितने भागों में? 2 भागों में बट गया जी। जो 2 भागों में बट गया मेरे स्कूल, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं जी? जो आगे चलकर हमारा ट्रेकिया या बोल सकते हैं श्वास नली जो दो भाग में बट गया है, 2 भाग में बट गया है, इसको ब्रोंकस कहते हैं जी। तो हमारा ऑक्सीजन अब कहाँ है जी? तो कहेगा ब्रोंकस में। कहाँ है जी? ब्रोंकस में। फिर ब्रोंकस है ना, जो हमारा फेफड़ा के अंदर गया जी, हमारा फेफड़ा के अंदर कौन गया जी? ब्रोंकस। तो जब फेफड़ा के अंदर हमारा ब्रोंकस गया जी, तो इसका नाम हो गया ब्रोंकी ओल्स। क्या नाम हो गया जी? ब्रोंकी ओल्स। क्या नाम हो गया जी? ब्रोंकी ओल्स। तो अब हमारा ऑक्सीजन कहाँ है जी? तो कहेगा ब्रोंकी ओल्स में आया जी। अब ब्रोंकी ओस है ना जी, जो कई भागों में बट गया मेरे स्कूल, इस तरह से गुच्छा की तरह, ठीक है। ब्रोंकी ओस कई भागों में बट गया है, समझ रहे? तो ये जो गुच्छा की तरह है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वायु कोष्टिका। वायु कोष्टिका। फिर हमारा ऑक्सीजन कहाँ है जी? तो वायु कोष्टिका में आया जी। समझ रहे? तो ये हमारा मेरे इसको नीचे हमारा क्या जी? डायफ्राम है जी। तो आपसे पूछा जाए प्रश्न कि मानव का फेफड़ा का नामांकित चित्र बनाइए, तो क्या आप बना पाइएगा? तो कहेगा बिल्कुल हम बना पाएंगे, 100% हम बना पाएंगे। यही आपको फिगर धर के छाप देना, ठीक है। बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है इसमें कि हमारा क्या क्या होता है जी। पहले हमारा नासिका होता है, कंठ द्वार होता है, कंठ द्वार हमारा ट्रेकिया से कनेक्टेड होता है। फिर हमारा ट्रेकिया आगे चलकर हमारा 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकस कहते हैं। फिर ब्रोंकस हमारा फेफड़ा के अंदर जाता है, जिसका नाम फिर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्रोंकी ओल्स। फिर हमारा ब्रोंकी ओल्स है जो कई भागों में हमारा बढ़ जाता है जी, ये गुच्छा की तरह जी। तो इसको कहते हैं क्या जी? वायु कोष्टिका। समझ रहे? तो यही तो है, सिंपल है, आपको बना देना है फिगर जी। अब मेरे स्कूल में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि मानव का फेफड़ा का नामांकित चित्र बनाइए, तो क्या बना दीजिएगा? तो कहेगा बिल्कुल बना दीजिएगा। नामांकित चित्र कहने का मतलब आपको चित्र बनाना है, साथ में आपको नाम भी उसका लिखना है कि ये क्या है, ये क्या है। समझ रहे? बिल्कुल जी। तो ये फिगर हो गया जी, समझ गए? ये डायफ्राम होता है जी। मैं आपको डायफ्राम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ जी। अगर कोई व्यक्ति का स्टूडेंट मेरे स्कूल में क्या होता है जी? एक्सीडेंट होता है, तो अब देखते होंगे कि उस व्यक्ति को शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शरीर उसका अच्छा है, लेकिन उसका मृत्यु हो जाता है, मतलब मर जाता है। तो आप ये कभी नोटिस किए कि इसका शरीर अच्छा होते हुए क्यों इसका ये मर गया जी? तो उसका शरीर अच्छा नहीं होता, मात्र एक चीज, ये जो डायफ्राम है ना, यही टूट जाता है। ये डायफ्राम टूट गया तो बचना इम्पॉसिबल। इसका काम क्या होता है जी? समझिए, ये जो हमारा
हमारे शरीर में कितना फेफड़ा होता है जी? 2 फेफड़ा होता है जी। तो जब हम क्या करते हैं जी, जब हम सांस लेते हैं ना, तो देखिएगा हमारा फेफड़ा ऊपर की ओर आता है जी। तो ये डायफ्राम क्या करता है जी, फेफड़ा को ऊपर की ओर ढकेलता है जी सांस लेने के लिए। तो ये डायफ्राम टूट जाएगा तो हमारा फेफड़ा ऊपर की ओर नहीं आएगा जी, तो हम सांस ले ही नहीं पाएंगे जी। तो क्या बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। समझ रहे? नहीं बच पाएंगे। तो ये डायफ्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में। मात्र ये खराब हो टूट गया तो समझिए क्या होता है जी, बचना इम्पॉसिबल है जी। एक ये है और एक हमारा दिमाग। जितना भी शरीर इससे यहाँ से ये नीचे जितना भी सारा हमारा कनेक्टेड किससे है जी? ये इस छोड़िए ना, सारा एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। किसको क्या चिन्हना है, अगर आप किसी व्यक्ति को कैसे चिन्ह लेते हैं कि व्यक्ति यहाँ के, ये कपड़ा लाल है, तो ये सारा दिमाग का खेल है। ये सभी तो आपको सिर्फ क्या देता है, सिर्फ सलाह देता है पहचानने के लिए कि ये कपड़ा है, लेकिन कैसा कलर इसको बताता कौन है? इसको दिमाग बताता है। तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में जी? दिमाग का। तो देखते हैं शरीर में कुछ भी नहीं हुआ और दिमाग में अगर उसको चोट लग गया तो व्यक्ति के बचने का कम चांस होता है। जानते हैं ना? बिल्कुल। तो आप समझ गए? बताइए, यहाँ तक आप समझ गए? बताइए। अब मेरे स्कूल में आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जो जब हमारा जो रक्त है ना जी, जब ऑक्सीजन से मिलता है ना तो हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। समझ रहे? और जो रक्त है, इसको जो रक्त है, ये रक्त को मेरे स्कूल में छानने का कार्य किसका होता है? तो किडनी का होता है। समझ रहे? ये जो रक्त का छानने का कार्य किसका होता है? तो किडनी का होता है। किसका होता है जी? तो कहेगा किडनी का होता है। और रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करना किसका काम होता है जी? फेफड़ा को होता है। रक्त को शुद्ध करना किसका काम होता है जी? फेफड़ा में। रक्त को शुद्ध करना किसका काम है जी? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो कहेगा फेफड़ा करता है। समझिए मेरे इसको, हम जैसे श्वसन करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन नाक से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए, श्वास नली से होते हुए हमारा कहाँ आता है जी? तो हमारा आता है ब्रोंकस में। ब्रोंकस से होते हुए हमारा आता है कहाँ जी? ब्रोकी ओल्स में। फिर ब्रोकी ओल्स से हमारा आता है इसमें जी, वायु कोष्टिका में। अब समझिए, वायु वायु कोष्टिका में हमारा ऑक्सीजन पहुंच चुका है। अब क्या करेगा जी? जो रक्त है, ये रक्त ऑक्सीजन से मिल जाएगा। जब रक्त ऑक्सीजन से मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? रक्त शुद्ध हो जाएगा जी। रक्त कैसा हो जाएगा जी? शुद्ध हो जाएगा जी। और जैसे ही रक्त हमारा ऑक्सीजन से मिलेगा, जैसे ही मेरे इसको ये हमारा समझिए, जैसे ही रक्त हमारा वायु कोशिका में आकर क्या करता है जी? यहाँ तो ऑक्सीजन है जी, ठीक है। तो ये वायु कोशिका में आकर हमारा ये रक्त जी क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर क्या करता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है जी? फिर हमारा मेरे इसको वायु कोशिका में छोड़ दिया जी। कौन जी? रक्त हमारा, रक्त क्या कहे जी? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जी। तो वायु कोशिका से हमारा होकर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है जी? तो जाता है हमारा ब्रोंकिओल्स में। फिर ब्रोंकिओल्स से होकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है जी? तो हमारा ब्रोकस में जाता है जी। फिर ब्रोकस से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? श्वास नली में जाता है। फिर श्वास नली से कंठ द्वार में, फिर कंठ द्वार से हमारा नासिका में, और फिर इस तरह से हमारा शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है जी। इतना बात आप समझ चुके हैं? बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, ऑक्सीजन जब आप ऐसे समझिए मेरी सुन, रक्त के पास क्या होता है जी? हीमोग्लोबिन होता है। अब मैं आपसे पूछ मेरे सुन, रक्त लाल कैसे होता है? क्यों होता है जी? क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो
रक्त के पास क्या होता है जी, हीमोग्लोबिन होता है। समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे। तो जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो क्या बनाता है जी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो क्या बनाता है जी, तो कार्बोकक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। पूछे मानव के शरीर में फेफड़ा की संख्या कितनी होती है, तो कहेगा 2। एक हमारा दाएं तरफ फेफड़ा होता है, एक हमारा बाएं तरफ फेफड़ा होता है। जो बाएं फेफड़ा होता है छोटा होता है। छोटा क्यों होता है जी, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिल भी होता है। दिल हमारा बाएं फेफड़े के की ओर होता है जी। समझ रहे, दिल मतलब हृदय। समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे। क्योंकि जो दिल का अधिकतम भाग होता है ना, वो बाएं फेफड़ा की ओर होता है। बट यहाँ पर होता है, यहाँ पर दिल, यहाँ पर दिल होता है। आप किसी वीडियो में देखिएगा तो बिल्कुल हम दिल आपको यहाँ दिखाई देगा एकदम यहाँ। समझ रहे, ये छोटा होता है। जो हमारा बाएं फेफड़ा होता है ना, ये छोटा होता है क्योंकि यहाँ पर दिल होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हृदय होता है। इसके लिए इसलिए क्या होता है, हमारा ये जो बायां फेफड़ा ये छोटा होता है। पता है जी, छोटा होता है हमारा बाएं फेफड़ा जी। तो अब आइए हम कुछ पॉइंट पर चर्चा कर लें। आइए एक पॉइंट को हम लिखा हुआ है समझा देते हैं। समझिए, जो ट्रेकिया की लंबाई कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। जो ट्रेकिया है ना, आपसे पूछा जाए कि ट्रेकिया की लंबाई कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। अगर इसका पूछा जाए व्यास कितना होता है तो कहेगा 16 mm। व्यास कितना होता है जी, तो 16 mm। अब पूछे जाए कि श्वसन की संख्या कितना होता है, कहेगा 2 होता है। एक हमारा दाएं तरफ, एक हमारा होता है बाएं तरफ। बाएं तरफ जो हमारा होता है वे फेफड़ा हमारा छोटा होता है। छोटा क्यों होता है जी, बताइए छोटा क्यों होता है, ताकि वहाँ क्या होता है जी, हृदय के लिए जगह बच सके। हृदय के लिए भी जगह क्या हो जी, बच सके, इसलिए हमारा दिल बाएं तरफ छोटा होता है, सॉरी फेफड़ा छोटा होता है। आगे समझिए, फेफड़ा की संख्या कितना होता है, 2। बायां फेफड़ा छोटा होता है ताकि वहाँ हृदय के लिए जगह क्या हो जी, बच सके। मतलब हमारा हृदय यहाँ पर क्या, मेरे सुनो, जब जगह बचेगा तो ना हमारा हृदय अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा जी, तो कहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट, फेफड़ा के ऊपर क्या होता है जी, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। जो फेफड़ा है, फेफड़ा के ऊपर देखिएगा इस तरह से, मेरे सुनो, इस तरह से 12 जोड़ी क्या होता है जी, पसलिया होता है। मेरे सुनो पसलिया होता है जी, पसलियाँ होता है जी। समझ रहे, क्या होता है जी, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है फेफड़े के ऊपर। कितना जोड़ी जी, तो कहेगा 12 जोड़ी होती है। समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे हैं। आप कभी ये सोचे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो देखिएगा हमारा सीना क्या हो जी, हमारा फूल जाएगा जी। ठीक है, तो हम कभी कस के अगर सांस लेते हैं तो ये फटने का भी डर था कि नहीं जी, फेफड़ा का, तो कहेगा बिल्कुल। तो ये पसोलिया होता है ना, यही इसको थोड़ा क्या करता है, इसको मेरे सुनो, इसको क्या करता है जी, तो सहयोग करता है जी फेफड़ा को, मेरे सुनो, श्वसन की क्रिया करने में हमारा सहयोग कौन करता है जी, फेफड़ा को, तो कहेगा 12 जोड़ी पसलियाँ जी। समझ रहे, अगर मान के चलिए कोई, मेरे सुनो, क्या चीज़ जिससे मैं आपको समझाऊं कि जी आपको तो 100% समझ में आ जाएगी। क्या एग्जाम्पल लूँ कि आपको समझ में आ जाए, तो अभी कोई एग्जाम्पल वैसा याद नहीं आ रहा है, आप समझिए सिंपल था। ठीक है जी, अब यहाँ तक समझ गए, बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रत्येक फेफड़ा में कितना वायु कोशिका होती है जी, तो 3 × 10⁸ इतना हमारा एक फेफड़ा में क्या होता है जी, वायु कोशिका होती है। वायु कोशिका होती है, ये आपको चार्ट होना दिखाई दे रहा है जी।
लेकिन 3 × 10⁸ होता है सिर्फ मात्र एक फेफड़ा में, हमारे पास 2 फेफड़ा है जी। आगे समझिए, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो क्या बनाता है जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेरे स्कूल में बनाता है, आपको हम बता चुके हैं जी। कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिलता है मेरे स्कूल क्या बनाता है, कार्बोकक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जी। और जब रक्त ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या होता है मेरे स्कूल का रक्त, मेरे स्कूल में जब रक्त ऑक्सीजन से मिलता है तो हमारा रक्त क्या होता है जी, शुद्ध हो जाता है, हमारा शुद्ध रक्त हो जाता है। अगर समझिए, रक्त वायु कोशिका में आकर क्या करता है जी, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जी। आपको तो ये समझा चुके हैं कि फेफड़ा क्या करता है जी, रक्त को शुद्ध करता है, और किडनी क्या करता है, रक्त को छानने का, रक्त का मेरे स्कूल में छानने का कार्य किसका होता है जी, कार्य किसका होता है, तो कहेगा किडनी का जी। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी, बिल्कुल आप मेरे स्कूल यहाँ तक समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। अगर आपसे पूछा जाए जी, आइए आपको हम थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ जी, उसको समझा देते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैं आपसे पूछूं कि मेरे स्कूल श्वसन क्रिया में फेफड़ा को सहयोग कौन कौन करता है जी, बताइए। इस श्वसन क्रिया में फेफड़ा को सहयोग कौन कौन करता है जी, फेफड़ा को सहयोग कौन कौन करता है जी श्वसन क्रिया में, बताइएगा मेरे स्कूल। श्वसन क्रिया में फेफड़ा को सहयोग कौन कौन करता है जी, तो नंबर 1 करता है 12 जोड़ी क्या जी, 12 जोड़ी पसलियाँ, ठीक है। 12 जोड़ी पसलियाँ क्या करता है मेरे स्कूल, ये श्वसन क्रिया में फेफड़ा को सहयोग करता है। नेक्स्ट हमारा डायफ्राम समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। नेक्स्ट हमारा है जी उदर उदर गुहा उदर गुहा उदर गुहा की मांसपेशियाँ समझ रहे हैं, मांसपेशियाँ समझ रहे हैं। तो ये 3 ठो है ना जो श्वसन क्रिया में फेफड़ा को सहयोग करता है जी। पहला 12 जोड़ी मेरे सुनो पसलियाँ, दूसरा डायफ्राम, तीसरा उदग मेरे सुनो उदर गुहा की मांसपेशियाँ। नेक्स्ट समझिएगा जी, नेक्स्ट आपको कुछ हम पॉइंट पता रहे, बताइए मेरे सुनो कि निमोनिया जो मेरे सुनो निमोनिया ये श्वसन से संबंधित बीमारी है। निमोनिया है ना जो श्वसन से संबंधित क्या है जी, संबंधित बीमारी है जी। निमोनिया से क्या है जी, संबंधित ये बीमारी है मेरे सुनो। आपको हम थोड़ा एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसको लिख लेते हैं तब आपको हम समझाते हैं। आपका ये जो नासिका है, नासिका आपका कंठ द्वार आपका हो गया श्वास नली एवं फेफड़ा ठीक है जी। ये आपका क्या कहलाता है जी, तो ये आपका कहलाता है, ये सभी आपको मेरे सुन क्या आता है, आपका श्वसन अंग कहलाता है जी, कहलाता है।
समझ रहे, नासिका, कंठ द्वार, श्वास नली एवं फेफड़ा श्वसन अंग कहलाता है। अब आपको समझाते हैं, आप समझिएगा थोड़ा जी। मेरे स्कूल निमोनिया जो आपका है जी श्वसन से संबंधित बीमारी है। कैसे समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी। ये क्या होता है, ये जो वायु कोशिका है ना, ये चिपचिपा हो मेरे स्कूल, चिपचिपा चिपचिपा के तरह हो जाता है, चिपचिपा के तरह हो जाता है, समझ रहे, चिपचिपा के तरह हो जाता है मेरे स्कूल। इसका वजह क्या है जी, तो मेरे स्कूल इसका सिंपल सा रीजन है जी, किसकी वजह से चिपचिपा हो जाता है जी, तो नमी की वजह से होता है जी। किसकी वजह से जी, तो ये सिंपल सा इसका रीजन है जी, नमी की वजह से क्या क्या हो जाता है जी, तो ये मेरे स्कूल क्या होता है, की वजह से क्या होता है जी, चिपचिपा हो जाता है जी। मेरी बात को ध्यान समझिए, जब निमोनिया बीमारी होगा ना जी, तो क्या होगा, ये जो वायु कोशिका है ना, ये चिपचिपा की तरह हो जाएगा जी, नमी की वजह से जी। और हम लोग क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, हम सांस नहीं ले पाएंगे, समझ रहे। तो आपसे पूछा जाए निमोनिया बीमारी किससे संबंधित है जी, तो कहेगा श्वसन से संबंधित है जी, और ये सभी आपका श्वसन अंग कहलाता है जी। अब आपको मेन रूप से फिगर इसका याद रखना है जी, समझ गए, बिल्कुल जी। हमें यहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। अब आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, तो आप खुद से लिखिएगा जी, मेरे बात को ध्यान समझिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, आप मेरे बात को अगर ध्यान से सीधा तरीके से सुने होंगे एक एक बात को, तो आप 100% लिख पाइएगा जी, 100% लिख पाइएगा जी, अपना लैंग्वेज में, समझ रहे, अपना लैंग्वेज में आप लिखिएगा जी। और जब अपना लैंग्वेज में आप लिख दीजिएगा फेफड़ा के बारे में, तो आपको किसी टीचर का आपको नोट पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा जी, फेफड़ा टॉपिक के बारे में जी। क्योंकि जो आप लिखिएगा ना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता है। आप डरिए मत कि हमसे गलत लिखाएगा, अरे गलत लिखाएगा तो कम से कम लिखेगा, तो डरना नहीं है। गलती करने से ही इंसान को सीख मिलता है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। बिना गलती किए आपको कहाँ से सीख मिल सकता है, आपको नहीं सीख मिलने वाला है। तो गलती होता है तो ये डरिए मत कि गलती हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, जानबूझ के मत कीजिएगा, गलती तो गलती से होता है, लेकिन आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। ये बात को 100% मान लीजिए, जहाँ भी हमें से कुछ भी कमी होता है वहाँ सीखने के लिए बिल्कुल मिलता है जी। और उस गलतियों को हम सुधार के बिल्कुल बेहतर कर पाते। तो अपने से आपको लिखना है जी, अपने से आपको लिखना है जी, आप 100% आप लिख पाइएगा जी। आप अपने से लिखिएगा जी, अपना दिमाग को यूज कीजिए जी, कि हम कैसे लिख पाएंगे। आप ये मत समझ के आप पढ़िए कि हमें सिर्फ बोर्ड पास हो जाएंगे, फिर तो आराम है, आगे जाइए ना, कितना स्ट्रगल होता है पता चल जाएगा। तो आपको ये समझ कर पढ़ना है कि हम किसी को पढ़ाने लायक हो सकें, मैं किसी को पढ़ा दूंगा इस लायक आप समझ कर पढ़िए जी, तब देखिए आपसे कैसे नंबर आप बेहतर लेकर आते हैं। तो आपको लिखना है जी, आप जैसे भी लिखिएगा अपने लैंग्वेज में, तो आप 100% लिख पाएगा जी। मात्र ये फिगर याद रखिए ना, आप 100% लिख दीजिएगा इसके बारे में। तो आज की क्लास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। मैं इस क्लास में आपको एक चीज़ बता कर जाता हूँ जिसको आप ध्यान से आप सुनिएगा जी, कि आपको मैं बता रहा हूँ कि नोट आप जो बनाते हैं ना, हम नोट बनाने का एक बेहतर तरीका आपको बता रहा हूँ। आप लोग नोट कैसे बनाते हैं जानते हैं, जो टीचर मेन मेन पॉइंट मेंशन किया ना, उसको लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, वो हमारा नोट हो गया। तो ये नोट से आप बोर्ड पास हो सकते हैं, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको नोट कैसे बनाना है जी,
जो एक एक शब्द टीचर के मुंह से निकले तो सभी चीज को आपको लिखना है जी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, रफ कॉपी में आप नोट बनाइए जी। मतलब जितना टीचर के मुंह से निकल रहा है हर चीज को समझाने के लिए जो जो बात वो बोल रहे हैं वो सारे बात को आप लिखते जाइए। अगर वैसा नोट बना लीजिएगा ना, एक बार एक चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना, तो आप एग्जाम में एक भी सवाल उस चैप्टर से अगर छूट जाए तो मुझे कहना। ऐसा आपको नोट बनाना चाहिए जी। ऐसा नोट बना लीजिए, आप बिल्कुल 100% पास हो जाएगा जी। मैं कहता हूँ ना, अगर साइंस में टोटल 20 चैप्टर है तो अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्या करते हैं जी, नोट बना लेते हैं ना, तो आप 100 आप कह सकते हैं 90+ नंबर लेकर आ जाएगा जी। मैथ में अगर हमारा 15 चैप्टर है, अगर आप 8 से 10 चैप्टर के मान के 10 चैप्टर का भी आप नोट बना लेते हैं, मैथ तो आपको खुद से बनाना है जी। 10 चैप्टर का भी नोट बना लेते हैं ना, तो आप 90+ नंबर ला सकते हैं, 100 भी ला सकते हैं, क्योंकि दोगुना सवाल होता है जी। तो बताइएगा आज की क्लास आपको कैसा लगा, और अब मेरे सुनो आपका ये चैप्टर क्या होगा जी, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ जी। तो कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा, आप बताइएगा कमेंट में क्या आपको दिक्कत हुआ। हमारे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर परिवहन में। क्लास को आपको शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।